हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी आज अपन चर्चा करेंगे एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। हमारा पिछला एपिसोड नंबर 18 में हमने चर्चा किया था किस तरीके से हम एमएसएमई को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जिनका हम देश की तरक्की करने के लिए सदुपयोग करते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज जितने भी हैं उन सभी के सहयोग से हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इस तरीके से एमएसएमई की हमारी जीडीपी ग्रोथ में बहुत वैल्यू है। हमने पिछले वीडियो में ये भी चर्चा किया था कि करीब जीडीपी का 29% शेयर हमारे को एमएसएमई से आता है। एमएसएमई की परिभाषा समझने के बाद में आप लोगों को मैंने पिछली बार भी यही बताया था कि एमएसएमई मतलब माइक्रो एंटरप्राइजेज क्या है, आपका दूसरा स्मॉल एंटरप्राइजेज क्या है और मीडियम एंटरप्राइजेज क्या हैं। हम एक बार फिर दोबारा से अभी जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो इसमें ये बात आती है कि माइक्रो एंटरप्राइजेज वो हैं जो अभी लेटेस्ट डेफिनेशन के मुताबिक, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे सर्विसेज सेक्टर में हो, उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में, और उनका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए तक। इसके बाद में स्मॉल एंटरप्राइजेज वो हैं जो 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है और टर्नओवर 50 करोड़ तक है। और इसके बाद में मीडियम एंटरप्राइजेज वो हैं जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है। ये रिपीटिशन के तौर पर मैंने ये परिभाषा एक बार फिर से बताई है क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए कि किस तरीके से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को हम कैटेगराइज करते हैं। हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो भी मैन्युफैक्चरिंग में हों चाहे सर्विसेज में हों, इस तरीके से ये 3 तरीके के कैटेगरीज में बांटे हुए हैं और इनको हम कहते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इनको हम डील किए जो करते हैं। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था जब भारत सरकार ने ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की बात चालू की थी। उसके बाद में समय समय पर इसमें परिवर्तन आए। सन 2018 में एक एमएसएमई अमेंडमेंट बिल आया। अमेंडमेंट बिल के जरिए इसकी परिभाषा जो है वो बदल करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की बजाय टर्नओवर के बेस पर कर दी, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। इसीलिए हम जो अभी जो परिभाषा की बात कर रहे हैं एमएसएमई क्या है, लेटेस्ट डेफिनेशन जो है वो अमेंडमेंट बिल 2018 के मुताबिक मैंने अभी जो आपको बताया। माइक्रो एंटरप्राइजेज 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल एंटरप्राइजेज 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, मीडियम एंटरप्राइजेज 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और इनके टर्नओवर का जहाँ तक सवाल है 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। इस तरीके से ये इनकी लेटेस्ट कैटेगरी है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। अभी हम जब बात करते हैं कि ये बात समझने के बाद में कि ये इनकी किस किस तरीके से अमाउंट इन्वेस्टमेंट की और टर्नओवर के बेस पर हम इनको कैटेगराइज किए हैं। अब उसके बाद में हम जो पिछले वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि इसमें बैंकों का क्या योगदान है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन कमर्शियल बैंक्स और हमारे बैंकों के अलावा जितना गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स हैं या बैंक्स हैं या रिजर्व बैंक है, इनका क्या योगदान है, इनका किस तरीके से सपोर्ट है, बैंकों की क्या सपोर्ट है, ये हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि ये यूनिट्स जो हैं एमएसएमई यूनिट्स वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में हैं। डेफिनेशन हमने अभी चर्चा करी है और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हैं ये।
अभी देखेंगे कि हम प्राइवेट सेक्टर किसको कहते हैं ये भी आगे बात करेंगे। इसमें से कौन कौन से ये एंटरप्राइजेज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं वो भी बात देखेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें प्राइवेट सेक्टर में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज आते हैं। अभी करीब हमारा जो टारगेट है 7.5% हमारे जो प्राइवेटी सेक्टर का जो पार्ट है एडजस्टेड बैंक नेट क्रेडिट ANBC, हम जब बैंकिंग पैरेलल्स में बात करते हैं तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट मतलब जो हमने प्राइवेटी सेक्टर को लैंडिंग देना है उसके लिए जो बेसिस क्या है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जो हमारे टोटल एडवांसेज है उसमें से कुछ एडवांसेज को हटा देती हैं, वो एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट कहलाता है। तो ANBC का करीब 7.5% जो है वो इस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए है। अभी इसके बाद में वर्किंग कैपिटल किस तरीके से असेस करेंगी, ये कमर्शियल बैंकों का सपोर्ट है। 20% टर्नओवर का जो भी किसी एंटरप्राइजेज का टर्नओवर जितना भी होगा उसका 20% वर्किंग कैपिटल लिमिट हम दे सकते हैं। ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नाइक कमेटी आई थी, तो उसके मुताबिक ये नाइक कमेटी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक MSME एंटरप्राइजेज को 20% टर्नओवर का हम वर्किंग कैपिटल लिमिट दे सकते हैं। इनको कंपोजिट लोन दे सकते हैं। MSME यूनिट्स को 1 करोड़ रुपए तक का कंपोजिट लोन दे सकते हैं। कंपोजिट मतलब टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों मिला करके हम 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा क्लस्टर फाइनेंसिंग करते हैं। बैंक्स जो है एक तरीके की यूनिट्स एक ही एरिया में होती हैं तो वहाँ पर उनका सुपरविजन करना आसान हो जाता है, तो बैंक एनकरेज करता है उनको। एक ही एरिया में एक तरीके के आइटम बनते हैं, जैसे एक ही तरीके की यूनिट्स हैं, तो उनसे बैंकों को भी फ़ायदा है और क्लस्टर में यूनिट्स को काम करने में भी फ़ायदा है। क्लस्टर फाइनेंसिंग करने से फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को इंटरेस्ट रेट के लिए डीरेगुलेट कर दिया। अभी इसके ऊपर बैंकों का एक तरीके से कंपटीशन है, कौन सा बैंक किस रेट पर देता है फाइनेंसिंग। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस पर कोई बंदिश अभी नहीं है, बैंकों को डीरेगुलेट किया हुआ है। इसी तरीके से 10 लाख तक का लोन MSME यूनिट्स को कोलैटरल फ्री मिल सकता है, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कोलैटरल के। प्राइम सिक्योरिटी ठीक है, जो फाइनेंसिंग हुआ जिसके अगेंस्ट में फाइनेंसिंग हम करते हैं, असेट्स को फाइनेंस करते हैं, जैसे कोई सामान खरीदेंगे या प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी है, पर उसके लिए अलग से किसी कोलैटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोलैटरल फ्री लोन 10 लाख रुपए तक का बैंक देते हैं। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, CGFT, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम। उसके अंदर 2 करोड़ रुपए तक का लोन MSME यूनिट्स को मिल सकता है। MSME यूनिट्स बिना किसी कोलैटरल के लोन बैंकों से रिक्वेस्ट कर सकती हैं। वो कवर कैसी है, CGMSE स्कीम में। CGFT स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम जो है, उसमें उस ट्रस्ट की गारंटी है एक तरीके से। यूनिट होल्डर को, एंटरप्राइज का जो मालिक है, उसको किसी भी तरीके के कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की गारंटी है। अगर अकाउंट ख़राब हो जाता है तो CGFT उसको भरपाई करता है। इसमें लोन की रकम जो है वो 2 करोड़ रुपए तक है। इसी तरीके से जो बैंक फाइनेंसिंग करने से पहले क्रेडिट रेटिंग करते हैं, किसी भी यूनिट की क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो वो इन MSME यूनिट्स में 7.5 करोड़ रुपए तक, 7.50 करोड़ तक की फाइनेंसिंग के लिए रेटिंग की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी सी सपोर्ट है जो हमने बात करी है। वर्किंग कैपिटल किस तरीके से देते हैं, कंपोजिट लोन देते हैं, देन क्लस्टर फाइनेंसिंग है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डीरेगुलेट किया है। कोलैटरल फ्री लोन है अप टू 10 लाख, और उसके बाद में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की तरफ से 2 करोड़ रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन है। उसकी सपोर्ट जो है वो ट्रस्ट की है, अगर अकाउंट ख़राब होता है तो उसकी वो भरपाई करते हैं।
ये अकाउंट्स ठीक चलेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। हालांकि बहुत सारे यूनिट्स बंद भी हो जाते हैं और कारण कुछ भी होता है, अगर सेल्स नहीं निकलती हैं या प्रोडक्शन में कोई और दिक्कत आती है या यूनिट किसी भी तरीके से कंपटीशन को सहन नहीं कर पाता है, तो बहुत सारे कारणों से यूनिट्स बंद होने का चांस भी रहता है। ऐसे में अगर हम उनके ऊपर कोई स्ट्रेस आता है तो उसको किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को हम थोड़ा सा समझ लें कि किस तरीके से टेक केयर करते हैं। सबसे पहले अकाउंट SMA 0 हो जाता है, मतलब अगर अकाउंट में ओवरड्यू है वो 30 दिन से ज़्यादा का नहीं है, अप टू 30 डेज का अगर ओवरड्यू है रीपेमेंट प्रिंसिपल का या इंटरेस्ट का, तो हम उसको SMA 0 में मानते हैं। और अगर 31 डेज से 60 डेज तक का ओवरड्यू है तो SMA 1, और 61 डेज से 90 डेज तक का ओवरड्यू तो अकाउंट SMA 2 में आता है। 90 डेज के बाद में अकाउंट NPA हो जाता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डेफिनेशन है ही। 90 डेज पर अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू है तो अकाउंट NPA माना जाता है। और इसके बाद में इनको किस तरीके से ठीक करेंगे, स्ट्रेस को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, रेक्टिफिकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, रिकवरी, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई किया जाए, नंबर 1। दूसरा, रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए, उसको कुछ और सपोर्ट किया जाए, फाइनेंसिंग किया जाए, या किस तरीके से उसकी लोन्स को रीफैब्रिकेट किया जाए, और या फिर रिकवरी कर ली जाए जो भी ओवरड्यूज हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम इस अकाउंट को स्ट्रेस से बचा सकते हैं, या फिर वन टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो बैंक सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हम इसलिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की बात किया है कि MSME सेक्टर हमने जब पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तो मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से बैंकों का सपोर्ट है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सपोर्ट है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। तो हम ये चर्चा करने के लिए इस वीडियो में कुछ मौका लिया है। अभी इसके अलावा अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये जो जितनी सपोर्ट है, इस सारे के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा सपोर्ट है। जितना भी हमारा MSME सेक्टर है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हमारा सभी का ये मॉरल ड्यूटी है कि हम इनको सपोर्ट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े और हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने। ये थोड़ा सा आइडिया था आज के इस MSME सेक्टर को बैंकों के सपोर्ट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट के बारे में। आज इस विषय को यहाँ ख़त्म करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ इसमें से समझ आए, क्योंकि ये ज़्यादातर बैंकों से रिलेटेड है। बैंकों के हमारे साथी कुछ बेटर समझ पाए होंगे, और जनरल हमारी आम जनता के लिए या NBFCs में जो काम करते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी इसमें कुछ इंटरेस्ट की बातें हैं ही, पक्की बात है। क्योंकि MSME बहुत ही अभी प्रोमिनेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का एक मेन पार्ट है। तो ये हम थोड़ा इस विषय को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं तक समराइज करते हैं, क्योंकि सभी को पता लगना ज़रूरी है। जो भी इस मेरे वीडियो से फ़ायदा ले पाए, ये उनको फ़ायदा मिले। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।